कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना होता है। उसे पता होता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए उसके मुंह से जो भी निकल रहे हैं वो सच है। दरअसल विधि की अगर बात माने तो यदि कानून की भाषा की बात कहें, मरने से पहले कोई व्यक्ति यदि किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दे तो वाकई वो सच बोल रहा है, ऐसा कानून भी मान लेता है। लेकिन उसका पुलिस उसका कानून से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया और वो कहता है कि मैं जो भी पैसे कमाता हूँ उससे मेरे पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे भाई ये रोज तिल तिल मरते हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ जीना नहीं चाहता हूँ। कुछ ऐसी बात वो कह देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि मेरी जो लाश है उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना और उसे पास भी भटकने मत देना। साथ ही वो ये भी कहता है कि अस्थियों को जब तक विसर्जित ना किया जाए, जब तक इंसाफ ना मिल जाए, यदि इंसाफ ना मिले तो मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी उसकी उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर होता है, जो कूड़ेदान होता है, उसमें विसर्जित कर देना, बहा देना। लेकिन एक बात आखिरी है, वो है मेरे बच्चे को मेरे पिता और मेरी माँ को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है उसकी परवरिश करने के लिए। उसने ये बात कही थी और जब ये बात कही थी तो ये बात भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर ये सोशल मीडिया पर ये कहानी वायरल नहीं होती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने ये बात पूरी तरह से सुनी नहीं होगी, और जिसने भी ये बात सुनी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग एंगल से, चाहे वो ऐसा क्या हुआ है, उसने ये कदम उठाया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आज की जो सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुँचता है। उसमें बताया जाता है कि एक NRI इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसी ही ये सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि मंजूनाथ लेट लाउड स्थित डेफिनियम रजिस्ट्रेशन में उसका एक कमरा होता है। वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और वहां मौजूद होते हैं। ये तत्काल प्रभाव से उस सब को कब्जे में ले लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस ये पता कर रही थी कि आखिरकार ये मरने वाला कौन है। दरअसल उसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलोर में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था और उन्हीं से अपने घर परिवार को भेजता था। लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पता चलता है कि 84 मिनट का पता चलता है कि उसने ये 24 पन्नों का उसने एक पत्र लिखा है जिसके माध्यम से पूरी कहानी उसने बयां की थी। अब छोटे छोटे हिस्से थे उनके, वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पास ये बात नहीं पहुंच रही थी। बात होती है और भारत के हर एक हिस्से में, हर एक जगह में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जज हो या पुलिस हो, फिर आम आदमी हो या फिर किसी भी संस्था से संबंध रखने वाले व्यक्ति हो, हर किसी के पास ये बात पहुंच रही थी। और इंस्टाग्राम हो या फिर सोशल मीडिया हो, अतुल सुभाष बस यह था। दरअसल उसके बाद वो पूरे देश भर में हड़कंप मच समझ आ जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिसने कहानी सुनी उसकी आंखों में आंसू जरूर थे। कहानी शुरू होती है, बिहार का एक समस्तीपुर जिला होता है, वहाँ का एक बेनीफुसर रोड होता है। वहाँ का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी, साल 2019 में उसको मेट्रोनियम साइड पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम रहता है निकिता सिंघानिया होता है। निकिता सिंघानिया जो कि रोहिटा जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाली होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है।
उस लड़की से बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन लड़की बहुत सलीके से बात करती थी, कम बात करती थी। उसे ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की इसकी ज़िंदगी में आए, कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी सी बात करती है। दोनों की बातचीत जब होती है तभी बातचीत के माध्यम से पता चलता है कि जो कि लड़की के पिता है, जिसका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, अक्सर बीमार रहते हैं और फिर घर वालों का भी एक तरह से प्रेशर आने लगता है, क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। और शादी अगर हो जाएगी पिता के रहते हुए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बढ़िया बात होगा। और इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है और सहमति बनने के बाद अप्रैल साल 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल होता है, वहाँ पर परिवार के जो लोग आते हैं उनके सामने शादी हो जाती है और दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर में पहुँच जाते हैं। यहाँ 2 दिन का इनका ठहराव होता है। 2 दिन के बाद लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है बेंगलोर, और यहाँ से जब वो जाता है सीधा मॉरिशस, और मॉरिशस में जाने के बाद वो 2 दिन का ये जो टूर होता है, जिनके 2 दिन के टूर में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब सा इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि जो लड़की होती है या तो सही कहीं सामान खो देती है, और सामान खो देती है, खो दिया उसके बाद फिर बस छोड़ दिया, इस तरह की वो हरकतें कर रही थी। और जब जब वो ऐसी गड़बड़ी कर रही थी तब वो हंस देती थी। इंजीनियर को लगता था कि बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो अपनी पत्नी को फिर उसके बाद बेंगलोर लेके आता है और बेंगलोर लाने के बाद अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाता है। उसे लगता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, उसे मौका मिलना चाहिए अच्छी नौकरी का, इसीलिए वो उसकी तैयारी करवाता है। और जब तैयारी होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उस नौकरी के लिए अक्सर मिल जाते हैं। और इसी बीच में खबर आती है कि 17 अगस्त 2019 को उसके पापा, जो बीमार तो चल रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। और पापा की मौत के बाद ये सब वहाँ जाते हैं और इस लड़के के पापा भी 2-3 दिन के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब थोड़ा वक्त आगे बढ़ रहा था, उसके बाद ये वापस आते हैं और जो लड़का होता है अतुल, वो अपनी पत्नी निकिता पहले अपनी ऑफिस छोड़ के उसे ऑफिस छोड़ता है और 13 किलोमीटर तक बाइक चलाकर उसके बाद वो वहाँ से अपने ऑफिस जाया करता था। रोज का यही सिलसिला चल रहा था। लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा ये सफ़र था और वो लगातार सफ़र वो तय करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, और पत्नी जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है, बताया जाता है कि इसी बीच में उसकी पत्नी को नौकरी चली जाती है। पर इधर पत्नी की नौकरी चली जाती है, डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा था तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको थोड़ा सा कम करवाइए, क्योंकि क्योंकि काम करना ज़रूरी है, शरीर का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच में माँ को बुला लिया जाता है और ख्याल रखने के लिए, और BHK का इनका फ्लाइट होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी माँ साथ में रहती थी। इसी बीच में एक नौकरानी आती है जो घर में खाना बनाने के लिए, और एक नौकरानी आती है जो साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए। जिंदगी बेहतरीन चल रही थी। इसी बीच में बच्चा भी पैदा हो जाता है और इसी बीच में परिवार के लोगों के एंट्री भी हो जाती है। लेकिन जगह घर में कम थी, इसीलिए परिवार के लोगों को एक होटल में ठहरा दिया जाता है। यहीं से स्थिति इतनी बिगड़नी शुरू हो जाती है कि लड़की के परिवार वालों को लगता है कि हम लोगों के लिए इतनी भी जगह नहीं है, हम लोगों को दूर रखा गया, होटल में रखा गया, इससे अच्छा तो हमारा घर है, इस तरह की बातें। लेकिन इसी बीच में जब संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे थे तो संबंध अच्छे होने के दौरान बताया जाता है कि लगभग कुछ लाख की रकम वो लड़की और अपने परिवार वालों को, यानी कि अपनी माँ को, अपने भाई को दिलवा चुकी थी। और जैसे ही पैसे जा चुके थे तो इसी बीच में कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर तकरार होना शुरू हो जाता है। और जब नौकरी चली जाती है, माँ और बेटी की बहुत सारी बातें होती है, छोटी छोटी बातें। उधर से बैठ के सीरियल देख रही थी, तो सीरियल देखने के बाद कहीं ना कहीं बेटी और माँ के बाद आपस में कन्फ्यूज़न से चल रहा था। तो पति से कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगता है और किसी न किसी बात पर विवाद, किसी न किसी बात पर झगड़े, कभी सास को लेकर तो कभी खुद को लेकर, तो कभी इस तरह की विवाद चल रहे थे। हालात कुछ ऐसी पैदा हो जाती है कि साल 2019-21 में वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसको एक बेटा भी होता है जो प्रेग्नेंट तो ही थी, उसका
बेटा हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी ठीक होनी चाहिए, लेकिन अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसी बीच में वो बात सामने आती है कि वो लड़के की माँ है, वो पूरी वेजिटेरियन है, जो लड़के की पत्नी है वो नॉन वेजिटेरियन है, और पत्नी घर में कुछ ऐसी चीज़ें खाती थी जिससे माँ को ऐतराज़ होता था, और यही लड़ाई की छोटी मोटी वजह बन जाती है, और यही बन जाती है वजह और ये अलग होने की, और यहाँ से सीधा अलग होती है। और अलग हो जाने के बाद 24 अप्रैल 2022 को वो जौनपुर की सदर कोतवाली में जाती है निकिता सिंह हानिया, और जाने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 115 2022 आईपीसी की धारा 498 और 323 और 504 और 506, साथ ही दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और ये पहला मुकदमा जो था उस लड़के का उसके अतुल के साथ उसके पिता के उसकी माँ के साथ भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और उसके बाद मुकदमों को ऐसी झड़ी लग जाती है कि चाहे वो हत्या हो या हत्या मतलब कि मैंने ये बताया है कि पीछे उसके पिता बीमार रहते थे और बीमार रहने के दौरान उसकी मौत हो जाती है, तो इस लड़की ने ये आरोप लगाया कि मेरी पिता की जो मौत होती है वो मेरे पति के उत्पीड़न की वजह से होती है, इसीलिए उनकी जान चली गई, यह भी मुकदमा हो जाता है। साथ ही हत्या का प्रयास यानी कि लड़की के साथ मारपीट भी होती है, पैसे के लिए, उत्पीड़न के लिए, लगातार दहेज के लिए इतना दबाव बनाया जाता है कि इतने लाख पैसे चाहिए, नहीं तो फिर मारपीट होती है। साथ ही लड़की के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसी घरेलू हिंसा, दहेज, जब इस तरह की 9 एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तब वो लड़का बेंगलोर से जौनपुर का सफ़र करना शुरू कर देता है, और 1827 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। अब जब ये दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद, फिर एफआईआर, उसके बाद एफआईआर पर एफआईआर, 9 एफआईआर दर्ज हो जाती है, और 1827 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो जौन पर पहुंचता है ताकि अदालत में वो केस की सुनवाई चल रही थी और बात कर सके। लेकिन पता चलता है कि जज साहब छुट्टी पर है, और पता चलता है कि लड़की नहीं आई है, पता चला कि किसी बात पर हड़ताल हो गई है। इसी तरह से लगातार वो चक्कर पर चक्कर काटना शुरू कर देता है, और 2022 में पहला मुकदमा होता है, और 2024 तक कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब हर दिन उसे किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दिक्कत से जूझना पड़ रहा था। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पत्नी जो होती है जज साहिबा होती है, और जो फैमिली कोर्ट की जज होती है, और इसी बीच में वो कहता है कि मैडम आप जानते नहीं हैं कि एनएससी-आरबी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि झूठे मुकदमे में लिखवाने पर जो पति होते हैं बड़ी संख्या में वो अपनी जान दे देते हैं। तो पत्नी कह देती है कि फिर तुम पीछे क्यों हो, तुम क्यों नहीं दे देते हो। जब इस तरह की बात थी तो जज साहिबा जब ये बात सुन रही थी तो उसके बाद वो हंस देती है, बजाय वो ये समझने की कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तब जज साहिबा जो होती है ये बात सुन रही थी, उसके बाद वो हंस रही थी, और इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, जज साहिबा हंस देती है। और इसी बीच में वो परेशान तो रहने लगता है क्योंकि बार बार उसके चक्कर लग रहे थे, और वो कोर्ट में सेटलमेंट कराना चाहता था। किसी भी तरकीब में वो सेटलमेंट हो जाए, बात खत्म हो जाए, और झगड़े जो है वो बन रहे थे, और झगड़े जो हो जाने से, दूर जाने से चाहिए एक दिन परेशानी हो रही थी। और पेशंगी ऐसा आरोप लगाया कि मीडिया में भी ये सब चीज़ें वायरल हो रही थी। तो पेशंगी डिमांड की जज साहिबा ने, शायद कुछ लाख की उसे पेशंगी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। अब सीधे जज से बातचीत होती है, और जज साहब से पता चलता है कि इतने लाख रुपए का डिमांड कर बैठती है, वो कहाँ से लाएगा इतना पैसे ही पहले 2022 में लाख से ज़्यादा से अपने ससुराल वालों को दे ही चुका था। अब इसी बीच में लगातार पैसे, फिर आना जाना, 1800 किलोमीटर का सफ़र कोई कम नहीं होता है। लगातार जब इस तरह से चल रहा था, इसी बीच में सेटलमेंट वाली बात जो आती है
तो मेंटेनेंस के यानी कि जो बच्चा है उसके लिए खर्च की पैसे की मांग होती है। मांग तो की जाती है लगभग कुछ लाख रुपए के आसपास, लेकिन जज जो साहिबा रहती है वो केस में 29 जुलाई 2024 को पति को एक आदेश दिया जाता है कि आप बच्चे की परवरिश के लिए जब तक वो वक्त नहीं यानी कि 18 साल तक ना हो जाए तब तक आपको इनको इतना पैसा मतलब कुछ हजार पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। आप कोर्ट का आदेश था तो उसको बात तो माननी ही थी। वो करे तो क्या करे, इधर जो बात आती है जान देने की तो कभी सास कह देती है कि तुम्हारी तो कोई खबर नहीं, हमने तो अखबार भी पूरा होटल में देख लिया। और इस तरह की बातें जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तब सास का भी एक अजीब तरह का रूप सामने आता है। इसी तरह से ये 8 दिसंबर 2024 की रात उसने अपनी ज़िंदगी की उसे अंतिम रात बना दिया। और 9 दिसंबर 2024 को जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो सोशल मीडिया पर ये पूरी कहानी वायरल हो जाती है। दरअसल 24 पन्नों की एक कहानी थी, साथ ही ये 84 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें छोटे से छोटे पहलुओं के बारे में उस बातचीत की थी, लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस से उसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। जज ने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया था उसको लेकर ये परेशान हो चुका था और तब ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है और इसी बीच में ये पूरी कहानी बन जाती है। उसके बाद फिर लड़के का जो भाई होता है जिसका नाम विकास मोदी होता है, ये बेंगलोर पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाकर FIR दर्ज कराता है और ये जो यानी कि जो उसकी पत्नी होती है निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ और चाचा ससुर जो होता है सुनील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और किसी के मोबाइल पर पूरी कहानी वायरल होने लगती है। और अब यहाँ ये पत्रकारों का एक जमघट बन जाता है और 2-4 पत्रकार सीधा जौनपुर के उस रोइटा इलाके में पहुंच जाते हैं और जाकर वहां बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में पत्रकारों की यानी कि 11 दिसंबर 2024 का ये वाकया है। जैसे ही घंटी बजाई जाती है, आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन कोई घंटी आता ही नहीं है, कोई आवाज़ पे आता ही नहीं है। लेकिन इसी बीच में जब पत्रकारों में कैमरा चलना शुरू किया तो लड़का यानी कि जो साला होता है वो साथ जो लड़की उसकी अतुल की सास होती है वो बालकोनी में झांकते हुए उन्हें डांटते डपटते, इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश मत करना, यदि तुमने इस तरह की बात करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इनकी सीधी साधी धमकी पूरे देश में एक कहानी चल रही थी। लोग आवाज उठा रहे थे कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए और इसके बावजूद भी उन लोगों की हिम्मत तो देखिए, मीडिया वालों को पूरी तरीका से धमकाने की वो कोशिश कर रहे थे। तब जाकर लोगों ने एक तरह से ट्रेड करना शुरू कर दिया और इसमें आवाज उठानी शुरू कर दी। इस लड़के को यानी कि अतुल को हर हाल में इंसाफ मिलना ही चाहिए। वो उसकी कहानी वायरल होती है जब वो कहता है कि मैं जो हूँ पैसे कमाता हूँ, मेरे पैसे कमाने से मेरे ही दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ ताकि मेरे परिवार के, मेरे पिता, मेरी माँ को सब कोई परेशान ना हो। साथ ही वो यहाँ तक भी कहता है कि जज को भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। पत्नी को भी नाम लेता है, साथ ही वो अपने साले का नाम लेता है और अपनी सास का भी नाम लेता है। और आगे इस तरह उसने वीडियो में बोला कि उसने पत्र में लिखा, इस पत्र के कितने मामले होंगे, कितने नहीं होंगे, जितने आज आवाज़ उठ रही है, इस तरह वाकई इस आवाज़ में लोगों की जज हो या कोर्ट हो पसीज कह होता है। क्या वाकई में इन्हें इंसाफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन उस लड़की को जो जाते जाते कहा है वो वाकई सबको भावुक कर गया है। उसकी जो अपील थी, अपील वाकई में वो यही कहूँगी कि जो अतुल के साथ है, क्योंकि जो अतुल ने जो कहा है कि उसका जो बेटा है उसके माता पिता को मिलना चाहिए, उसकी पत्नी को शायद सक्षम नहीं है। इतनी बड़ी बात एक पढ़ा लिखा आदमी AI इंजीनियर जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो मरने से पहले वो अपनी बातें कर रहा है, वो सच ही बोल रहा होगा क्योंकि वो ईश्वर के पास जा रहा था। इसीलिए ईश्वर के पास जो जाते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं और वो कहता है कि
तब उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं होना चाहिए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ मिल जाए तो ठीक है, अगर इंसाफ ना मिले तो उसी कोर्ट के सामने जो नाला है या गटर है, उसी गटर में उस अस्थियों को बहा दिया जाएगा और साथ ही उसकी पत्नी उसके शरीर को छू ना सके, उसकी लाश को छू ना सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संकेत करना है। और ये घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। साथ ही कई तरह के मैसेज भी आते हैं। कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज को बारीकी से परखे, दोनों पक्षों को बिठाकर जानने की कोशिश करे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसके टूटने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। पहली एफआईआर जब दर्ज होती है तो एफआईआर की कॉपी जब हमारे पास हमें भी मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस एफआईआर कॉपी में इतने स्टिक भाषा लिखी होती है जिससे कोई बचने की कोशिश भी करे तो शायद आसान नहीं होगा। इसीलिए किसी बहुत मजबूत तरीके से जानकर नहीं, शायद ये रास्ते दिखाए होंगे। यही कारण है कि एक के बाद एक 9 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते चले जाते हैं और वो लगातार टूटता चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।